हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन डीवेश एजुकेशन में। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास हमारी आजकल चल रही है। तो आज हम क्लास जो 6 की क्लास है चैप्टर 3 को देखेंगे। तो उससे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड जो भी परीक्षा है, यूपीपीएससी या फिर सीटेट, यूपीटेट, जो भी एग्ज़ाम होते हैं, यूके टेट, एमपी टेट या फिर अदर स्टेट एग्ज़ाम, जो भी एनसीईआरटी बेस्ड जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए जो एनसीईआरटी बुक है दोस्तों, वो बहुत ही लाभकारी होगी। तो इसमें थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, इसमें केवल शॉर्ट शॉर्ट नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, वो भी हिंदी में, ठीक है। वो भी आप लोगों को हिंदी में मिलेंगे। और जो इधर उधर की बातें होती है वो हम लोग यहाँ पे नहीं नोट डाउन किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो केवल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं वही हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो जो आज का चैप्टर है हमारा क्लास 6 का जो हिस्ट्री का जो चैप्टर है, आरंभिक नगर। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। जो दो हमारी जो पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर की वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है। तो आज के जो हमारे जो चैप्टर रहेगा, आज हम तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा, ये जो ऑनलाइन डीएस एजुकेशन में आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं कि आज हम अ, अध्ययन करते हैं तीसरे अध्याय का, ठीक है, चैप्टर 3 का। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम बात करते हैं आरंभिक नगर की, जो हमारे बुक के अनुसार जो पॉइंट है, आरंभिक नगर, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। ये हमारा पॉइंट होगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा। साथ में आप लोग, आई होप आप लोग काफ़ी पेन रख रहे होंगे। अगर आप लोग एक क्रमबद्ध अगर तरीके से आप लोग नोट करते हैं तो आप लोग एक पाएंगे कि जैसे हमारा अध्याय खत्म पूर्ण होगा तो एक पाएंगे कि आप बेहतरीन नोट्स आप लोग तैयार कर चुके होंगे, ठीक है। क्योंकि बुक जो में अगर आप लोग देखते हैं तो बहुत सारी लंबी बातें होती है, तो हमने उन बातों को छोड़ करके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं एग्जाम रिलेटिव, वो हमने यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट 1 कीजिए आप लोग, ठीक है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे मैप में दिख रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, ये पूरा जो आप लोग दिख रहा है, ये पूरा हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, ये आधुनिक पाकिस्तान में, ठीक है जी, ये हमारा आप लोग देख रहे हैं जो मोहनजोदड़ो इत्यादि है, तो ये हमारा पंजाब प्रांत में आ रहा है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान पंजाब में आ रहा है, तो अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जैसे हड़प्पा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हड़प्पा, ठीक है। तो ये आपके पंजाब में आते हैं। तो इसी तरह ये सिंधु प्रांतों में भी, भारत के गुजरात, आप लोग गुजरात में देख सकते हैं जैसे ये धोलावीरा या फिर लोथल, ये चीज़ें जो है आपकी गुजरात, हाँ गुजरात प्रांत में आ रही है। तो इसी तरह राजस्थान में भी, ठीक है, राजस्थान में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो भी प्रांत है जितने यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो सारे इन प्रांतों में, ये जो सारा प्रांत है यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट के लिखते हैं हम। पॉइंट 1 का सब पॉइंट हो जाएगा 1 वाला। इन शहरों शहरों का निर्माण जो है 4700 साल पहले हुआ था। जो ये यहाँ पे जो शहर था, आप लोगों ने पिछली जो अध्याय था उसमें आप लोगों ने देखे हैं कि जो सिंधु सभ्यता के जो शहर है वो 4700 वर्ष पूर्व बसे थे। तो यहाँ पे इन्होंने नाम भी दे दिया, कौन सा शहर, जो हड़प्पा जो कालीन जो शहर है, ये हड़प्पा सभ्यता है, वो कब बसे थे, 4700 साल पहले बसे थे। हमारे पॉइंट आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे क्लियर होते जा रहे हैं। जिस तरह हम आगे चैप्टर को क्लियर करेंगे तो इस हिसाब से जो हमारे जो पीछे के डाउट हैं हमारे क्लियर होते जाएंगे, और हमारे एक जो अ, हमारे जो भी हमारे नोट्स बन रहे हैं उसमें एक अच्छी तरह से नोट्स बन रहे होंगे, और उसमें आप देखेंगे बेहतरीन नोट्स हमारे बनने जा रहे होंगे, ठीक है। और आप लोगों के जो भी डाउट हैं वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। आप लोग को केवल वीडियो देखना है, और अच्छे से आप लोगों को अगर देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि हम जब पूरा अध्याय का अध्ययन करेंगे तो आप लोग समझेंगे कि हम लोग किस लेवल तक हमारे जो है जो हमारी सोच है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है।
तो आप लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे अब ये धोलावीरा है या फिर लोथल कहाँ पे है। तो आप लोग अगर हम साथ साथ मैप पे देख के चलेंगे तो हमारा जो डाउट हो जाएगा, जो हमारे डाउट हैं वो क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारा जो हड़प्पा सभ्यता है पंजाब प्रांत में है, जो मोहनजोदड़ो है, क्योंकि हमने देख लिया कि हमारे मैप के अनुसार कहाँ कहाँ पे है। ठीक है। अगर एक बार याद नहीं होता फिर आप लोग 2 बार देख सकते हैं हमारे वीडियो को, फिर आप लोगों के जो डाउट हैं वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है। पहला का सब पॉइंट है 2 वाला। लगभग लगभग क्या है, 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते समय इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ये जब ये सभ्यता जो है 4700 साल पहले, अगर इसके जो जो ये हमारे जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है 4700, यहाँ पे हमने देखा है कि 4700 साल पहले हुआ था। फिर किसी कारणवश वहाँ पे वो टूट गया है, जो भी हुआ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे फिर दोबारा क्या है, अभी से 150 साल पहले जो रेलवे लाइन वहाँ पे बिछ रही थी, उसके कारण क्या हुआ, ये फिर से हमको मिला। ठीक है। और तीसरे का सब पॉइंट लिखिए। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। ठीक है। उस टाइम उन्होंने इंजीनियरों ने देखा कि हड़प्पाकालीन जो सभ्यता है, उन्होंने ऊपर ऊपर से अपनी रेलवे लाइन बिछाते चले और आगे छोड़ दिया। फिर जो हमारे जो इतिहासकार हैं, जो पुरातत्वविदों हैं, उन्होंने क्या किया, इस सभ्यता को क्या किया, फिर से ढूंढा और जाना इस सभ्यता में क्या क्या है। ठीक है। और चौथे का सब पॉइंट करते हैं 4 वाला। क्योंकि इस शहर नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। ठीक है। और इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह की सभी जो पुरास्थल में जो भी इमारतें और चीज़ें मिलती थी, उनको क्या नाम दे दिया, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता मिला। इसके बाद यहाँ पे लोथल, धोलावीरा, जो आदि जो भी पुराने स्थल है। ठीक है। तो जो भी ये बाद में मिला, इन सब का नाम क्या रख दिया उन्होंने, हड़प्पा कालीन सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले हमको हड़प्पा सभ्यता का ही की खोज मिली थी, तो इसीलिए सबका नाम हड़प्पा सभ्यता ही इसके अंदर आ गया। ठीक है। जो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मैप में, यहाँ पे ये रावी नदी है, उसके किनारे पे ये शहर बसा है। ठीक है। तो लगभग आप लोग लगा सकते हैं कि सिंधु नदी से 20 किलोमीटर दूर में है। तो ये कह सकते हैं कि सिंधु नदी से पूर्व में 20 किलो पूर्व में स्थित है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि हड़प्पा जो है सिंध नदी, हड़प्पा से सिंध नदी 20 किलोमीटर दूर पे है, स्थित है। ठीक है। आप लोगों ये जो डाउट हैं, ये जो दूरियां हैं, ये भी क्लियर होती जाएगी। आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। इस तरह का नोट्स बनाते हैं तो बेहतरीन नोट्स बनेंगे, और आप लोगों को जो पढ़ने का जो है तरीका है एक बदल जाएगा, और अच्छी तरह से आप लोग इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे कि जो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, ठीक है, तो हमने ढूंढ लिया कि हड़प्पा सभ्यता हमारा कब हुआ, कब कब बना था। ठीक है, जो भी है। तो अगर हम 2 पॉइंट पे जाते हैं, नगर 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभक्त थे। ठीक है। जो ये नगर है, हड़प्पाकालीन जो सब नगर है, ये 2 हिस्सों में विभक्त है। ठीक है। और 2 का सब पॉइंट 1 वाला है। प्रायः पश्चिमी जो है, पश्चिमी भाग छोटा था और लेकिन ऊंचाई पर बना था। पश्चिमी जो भाग था वो छोटा था परंतु ऊंचाई पर बना था। और जो पूर्वी हिस्सा था इनका, वो क्या था, बड़ा था, लेकिन सॉरी यहाँ पे निचले होना चाहिए। ठीक है, निचले। ठीक है, निचले इलाके में था। समझ गए आप लोग। इस तरह से हम मानते हैं ये हमारा पश्चिम है। ठीक है, ये हमारा पूरब है। तो ये क्या कह रहे हैं, जो पश्चिमी जो इलाका था ये छोटा था, ये छोटा था परंतु क्या था, ऊंचाई पर था। ये क्या कह रहे हैं कि जो पूर्वी इलाका है ये बड़ा था परंतु क्या था, निचला था। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। तो 2 पॉइंट का दूसरा सब पॉइंट लिखिएगा, 2 वाला। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग तथा निचले वाले हिस्से को निचला दुर्ग नगर कहा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। जो ऊंचाई वाले हिस्से यानी जो पूर्वी जो पश्चिमी हिस्से थे, ठीक है, यहाँ लोग समझ लें, जो ये पश्चिमी हिस्सा वाला, ये पश्चिमी हिस्सा था, इसको क्या कहा, नगर दुर्ग कहा। जो ये निचले हिस्से था उसको क्या, निचला दुर्ग कहा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, आया हो। तो इसका पॉइंट लिखिए 2.3 वाला। दोनों हिस्सों की
4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनी जाती थी। जो भी इनकी दोनों दुर्ग हैं, या फिर पश्चिमी दुर्ग या पूर्वी दुर्ग, ठीक है? पश्चिमी दुर्ग है उसको हम नगर दुर्ग कहते हैं, और जो पूर्वी दुर्ग है निचला दुर्ग, क्योंकि यहाँ पे जो हिस्सा बड़ा था, जो हिस्सा है वो बड़ा तो था, परंतु क्या था, निचला था। और यहाँ के छोटा था, परंतु क्या था, ऊपरी था। ठीक है। और यहाँ की जो ये दीवारें हैं, ये एकदम पक्की ईंटों की, ठीक है? उस टाइम ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे टॉपिक हमारा, तो तीसरा पॉइंट आ गया हमारे, ठीक है? 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट है, कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें हैं बनाई जा गई थी, जैसे मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, ठीक है? तो ये आप लोग देख रहे हैं जो मोहनजोदड़ो का स्नानागार है, ठीक है? और विशेष अवसर पर विशेष लोगों के लिए यहाँ स्नान होता था, ठीक है? विशेष अवसर पर अभी इसमें जल नहीं भरा है, ठीक है? इसमें पानी नहीं है, तो जैसे बरसात या फिर कुआं से पानी लाके इसमें भरते थे, ठीक है? तो जब कुछ विशेष अवसर होता है या त्यौहार इत्यादि होता है, तो उसमें इन्होंने क्या किया कि इस स्नानागार को विशेष रूप से बनाया था, ठीक है? तब तीसरा का सब पॉइंट 1 वाला है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चरकोट, ठीक है, चरकोट की परतें चढ़ाई गई थी। तो इसमें जो से पानी रोकने के लिए इसमें एक प्लास्टर जैसे कर दिया, और जिससे पानी इधर उधर ना जाए, ठीक है? इस तरह से कुछ इसमें परतें चढ़ा दी गई थी। और उसके बाद तीसरा का सब पॉइंट 2 वाला है, इसमें दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं इस साइड से भी ये सीढ़ियाँ हैं और इस साइड से भी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है? लगभग ये काफ़ी गहरा है, ठीक है? तो दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे आप लोग मैप में चित्र में देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग अगर चित्र से देखते हैं तो आप लोगों के जो माइंड है उसमें भी आप लोगों को जल्दी बैठ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे क्लियर हो गए। अब तीसरा सब पॉइंट है, इसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसे भरने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली किया जाता था, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं, जैसे ही कुछ पर्व हो रहा है या कुछ त्यौहार हो रहा है, तो उसमें पानी भरा जाता था, किससे, कुएं से, ठीक है? कुएं से पानी निकालते थे, बगल में कुआं खोदा जाता था, तब फिर इसमें डाला जाता था। और जैसे कुछ प्रोग्राम जो समाप्त हो गया, जो भी कार्यक्रम था समाप्त होने के बाद इसको क्या किया, फिर से निकाल के इसमें कोई रास्ता था होगा यहाँ से जो पानी बाहर निकालने के लिए, तो उससे निकालते हैं, ठीक है? फिर से सफाई करते हैं इस स्नानगार की, ठीक है? तो ये स्नानगार जो है मोहनजोदड़ो, जो कि आज पाकिस्तान में स्थित है। आप लोगों ने मैप में देखा होगा, ठीक है? तो फिर से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पे जो है मोहनजोदड़ो है, तो यहीं पे ये हमारा स्नानागार हुआ था। तो आप लोगों को डाउट जो है, जो आप लोग देख रहे हैं कि आपके जो माइंड में कितनी क्लियर, जो जो भी डाउट है क्लियर होते जा रहे हैं, क्योंकि एक तो आप मैप के अनुसार देख रहे हैं, और मोहनजोदड़ो आप लोगों को पता है कि अभी पाकिस्तान में स्थित है, तो वही मोहन के पास ही क्या हो गया, स्नानागार हो गया। ये आप लोग मान सकते हैं कि जो बड़ा स्नानागार है, मोहन था, एक लड़का है और नहरा है, तो उसे एक स्नानागार की ज़रूरत होती है, ठीक है? ये भी आप समझ सकते हैं। इस तरह से भी आप लोग अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए याद करने के लिए कैसे याद करना है अपने को, ठीक है? हमको तो याद करना है, ये समझो। और अब फोर्थ पे और पहुँच गए। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अब हम बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो कि आज राजस्थान में स्थित है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये राजस्थान का जो इलाका है, यहाँ पे आप कालीबंगा देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे बताते रहूँगा मैं कौन स्थान कहाँ पे है। जैसे मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, कालीबंगा जो है आपके राजस्थान में है, हनुमानगढ़ के पास, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग रख सकते हैं। इस तरह से जो राजस्थान है ये हमारा गुजरात हो गया, ठीक है? तो यहीं पे जो हमारे लोथल, यहाँ पे आप देख रहे हैं लोथल, जो गुजरात में लोथल है, राजस्थान और गुजरात में, ठीक है? तो यहीं पे अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और स्वाहा स्वाहा इस तरह जो करते हैं, क्योंकि उसमें राख हमको लोगों को मिले हैं, तो आग के साक्ष्य मिलते हैं, तो ठीक है? फोर्थ का 1 वाला सब पॉइंट है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल से कुछ ऐसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह भी थे,
ठीक है, ये भी मान सकते हैं कि जो हमारे ये मोहन है और ये लोथल वाले जो स्थान है और हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसमें भंडार के लिए कुछ ग्रह मिले। ठीक ठीक है। अब देखते हैं आगे किस प्रकार से ये जो भवन के नाले और सड़कें थी इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पांचवी का सब पॉइंट है वन वाला। घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। ठीक है, पाँच छः मंजिल नहीं, एक दो मंजिलें ही केवल होती थी। ठीक है, इस तरह से एक मंजिल दो मंजिल इस तरह से ही घर होते थे, ज़्यादा अधिक नहीं होते थे। ठीक है, और आंगन जो है घर के आंगन चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ठीक है, ये एक आंगन हो गया तो इनके चारों ओर ये कमरे हो गए। ठीक है, अ, ठीक है, इस तरह से ये कमरे हो जाते हैं। अधिकांश घरों में अलग एक स्नानागार होता था। मतलब ये मान सकते हैं कि जैसे आज के ज़माने हर घर में बाथरूम होता है तो इसी तरह जो है उस समय भी हर घर में एक स्नानाघर होता था। ठीक है, और कुछ कुछ घरों में कुएं होते थे। जो लोग सामर्थ्य थे जिनके पास वो कुएं इस तरह से जो है आप लोग देख सकते हैं कुएं को खोद करके एक छोटा कुआं और घर के लिए पानी के लिए सुविधा हो सकती थी। ठीक है, जैसे आज हर घर में नल है। ठीक है, तो उसी प्रकार वहाँ पे भी लोग क्या करते थे कुएं अपने घर के पास ही खोदते थे। ठीक है, पांचों का सब पॉइंट टू वाला है। कई नगरों में ढके हुए नाले बनाए जाते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नाला है तो इसमें पत्थरों से ढके जाते थे जिससे घरों की नालियाँ को जोड़ा जाता था। जो घर हमारे घर बनाए जाते थे उसके पीछे से या ठीक है एक जो भी अपने घर का जो भी पानी यूज करते हैं जो नाली का पानी है वो उस नाले में मिलाया जाता था। ठीक है, और जगह जगह पर मैन होल आप लोग जान सकते हैं, मैन होल जिसे कहते हैं ढक्कन को। तो जैसे ये हमारी अ, नाली आ रही है तो यहाँ पे कहीं कहीं पर बीच बीच में लगभग 100 मीटर जो 100 मीटर के अंतर में ये एक मेल होल बनाया जाता है जिससे पानी रुके ना, जो कचरा वगैरह है साफ करने के लिए भी। ठीक है, उस तक की जो सभ्यता थी बहुत ही एकदम सुचारू रूप से थी। तो अगर हम बात करते हैं नगरीय जीवन, जो उनका नगरीय जीवन था, जो हड़प्पाकालीन लोगों की सभ्यता की जो नगरीय जीवन था वो किस प्रकार का था ये भी हम देख लेते हैं। और छठवां पॉइंट हमारे आप लोग अगर पॉइंट बना रहे होंगे तो जैसे हमारी जो नोट्स चैप्टर एक अगर समाप्त होता है उसके बाद आप देखेंगे आप लोगों जो बेहतरीन एक नोट्स बन चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ के शासक जो है नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ठीक है, यहाँ पे इमारतें इमारतें बनाते थे जो कि उस समय के लोग जो है पक्की ईंटों के जो इमारतें बनाते थे। और आपने एक मूवी भी देखी होगी जो मोहनजोदड़ो पे आधारित है। ठीक है, छठवां का सब पॉइंट है दूसरा वाला। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक यानी जो मोहरों पर क्या करते हैं लिखते हैं। इस तरह से एक मोहर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग कुछ लिखे हैं। ठीक है, कौन सी भाषा है वो उस समय की भाषा होगी। ठीक है, तो इन्होंने वो लिखा है। ठीक है, ये मोहर है तो उनको लिपि कहते हैं। जो इन मोहरों पे लिखते थे उनको क्या कहते हैं लिपि कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं छठवां का थ्री पॉइंट वाला सब पॉइंट है थ्री वाला। नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। ना कि यहाँ पे केवल पुरुष ही काम करते थे, यहाँ पे स्त्री भी यहाँ पे काम करते थे शिल्पकार में। ठीक है, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थलों पर तरह तरह की चीज़ों की बनाते थे। ठीक है, जैसे दूसरी जगह जाते थे और वहाँ पे भी कुछ उपकरण बनाने। ठीक है, ये नगरीय जीवन था। अगर हम बात करते हैं सातवां पॉइंट की नगर और नए शिल्पकार, शिल्पकार की बात करते हैं तो सातवां का सब पॉइंट है वन वाला है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई उसमें अधिकतर पत्थर शंख तांबे कांसे सोने तथा चांदी जैसे धातुओं से बनाई जाती थी। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये कोई सोने का है कोई चांदी का है। ठीक है, इनके जो धातुओं से बनाई गई। ठीक है, ये जो पुरातत्व ने जब देखा हड़प्पाकालीन सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता जो है उसमें देखा तो कुछ पत्थरों पे भी उपकरण किए गए थे। तांबे से कुछ सोने से कुछ चांदी से इनको प्राप्त हुए वहाँ से। ठीक है, जब इन्होंने उन हड़प्पा सभ्यता को खोदा। ठीक है, सातों का सब पॉइंट है टू वाला। तांबे और कांसे से औजार हथियार गहने और बर्तन बनाए जाते हैं। तांबे और कांसे से भी कुछ औजार होते हैं। ठीक है, और फिर हथियार बनाए जाते थे अपनी सुरक्षा के लिए।
और गहने भी बनाए जाते थे और बर्तन भी बनाए जाते थे। ठीक है, इस तरह से इस नगर के जो शिल्पकार हैं वो क्या क्या करते थे इसमें दिखाया गया है। ठीक है, और सातवां का 3 वाला सब पॉइंट है, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, हमने अभी बात कर ली है। और इसके बाद सातवां का 4 वाला सब पॉइंट है, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये मन के बाट हैं जो कि किसी तौलने के लिए रखे गए होंगे। और ठीक है, बहुत ही जो आकर्षक है, ये मतलब उस हड़प्पा कालीन सभ्यता में यही चीज़ें जो है सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कि उस समय लोग क्या करते, तौल का भी महत्व था। ठीक है, तो पांचवा सब पॉइंट है सातवां का, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। ठीक है, ये पत्थर की मोहरें बनाते थे और इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवर के चित्र होते थे। इस तरह के जो भी चित्र बनाते थे, और कुछ मोहरें थी जिनमें जानवरों के चित्र बनाते थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सातवां का छठवां सब पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन डिजाइन करते थे। ठीक है, और खूबसूरत लाल मिट्टी, ठीक है, बाल मिट्टी नहीं है, लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते। इस तरह के जो साथ साथ इनमें चित्रकारी भी करते थे और लाल मिट्टी से इनको भी क्या करते हैं एकदम जो चमक जाए और करते थे, एकदम सजा देते थे, डिजाइन कर देते थे। ठीक है, सातवां पॉइंट है, संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब यह कह रहे हैं कि जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ आप लोग जानते हैं कालीबंगा और किरथर की जो, कालीबंगा नहीं, जो हमारी किरथर की पहाड़ी है और सुलेमान की पहाड़ी है, उनके बीच में मेहरगढ़ है। ठीक है, जहाँ पे 8,000 साल पहले वहाँ पे लोग रहे थे, हमने पिछले अध्याय में देख देख लिया है। तो यहाँ पे ही कपास की खेती होती थी। ठीक है, अब सातों का सब पॉइंट 1 वाला, मोहनजोदड़ो जो है वहाँ पे कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं, क्योंकि जब 7,000 साल पहले जब कपास की खेती होती थी, इन्होंने कपास की खेती यानी इन्होंने सीख लिया था कि कपड़े भी बनते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कपड़े के टुकड़े जो है चांदी के एक टुकड़े या फिर इन्होंने तांबे के जो वस्तु होते हैं उनमें चिपके, जिस तांबे के जो वस्तु हैं उसमें बाहर से बांधते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे मिट्टी में दब के होंगे वो चितड़े जो है कपड़े के, वो भी मिल गए थे। तो इसीलिए मतलब कपड़ों की साक्ष्य जो है मोहन जोदड़ो में मिले हैं। तो ये भी मान सकते हैं आप लोग, जो मोहन ने वो कपड़े भी पहनता था और बड़े बड़े स्नानगार भी थे, और मोहन के पास बड़े बड़े भंडार गृह भी थे। इसीलिए हम ये भी मान सकते हैं जो हमारे कपड़े हैं वो मोहनजोदड़ो के पास मिले हैं। तो यही हमारे याद करने की ट्रिक है। ठीक है, और पक्की मिट्टी तथा फेयन से बनी तकनीकियाँ शुद्ध कताई का संकेत देती है। ठीक है, कोई तकनीक है, फेयंस कोई तकनीक है जिससे हमारे शुद्ध कताई का संकेत मिलता है। ठीक है, आप लोगों को कुछ नोट करना होगा जो इम्पोर्टेंट है। फेयंस हमने अभी बात की है, फेंस क्या होता है, तो फेंस की अगर बात करते हैं, इसको कृत्रिम रूप से बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को मिलाकर बनाए, ठीक है, मिलकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। इस तरह का एक वो हम मान लीजिए ये एक चित्र है, ठीक है, वस्तु है, तो इसको मिला करके, ठीक है, मिला करके क्या करते हैं, इसको तैयार किया जाता था। तो इसका क्या काम था, फेन से मन के चूड़ियाँ और छोटे छोटे जो बर्तन हैं वो बनाए जाते थे। तो इसमें कुछ ऐसे आकार देते थे, जैसे गोल आकार जैसे, तो इनके बीच में इस तरह से गोल आकार देते थे, तो वहाँ से कुछ जो हमारे जो चूड़ियाँ का जो डिज़ाइन है, वो बर्तनों का डिज़ाइन है, इस तरह से वो बनाया जाता था। तो जो ये फेयंस है वो कृत्रिम रूप से बालू स्फटिक जो पत्थर, छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो, और इसे क्या करते हैं गोंद से चिपकाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे आयात निर्यात की, आयात जो है कहाँ से क्या चीज़ आता था हड़प्पा सभ्यता में। अगर हम पहले बात करें तांबा, तांबा जो है हमारे भारत में ही होता था, जैसे राजस्थान तथा पश्चिमी जो एशिया देश हैं जो ओमान से। तो हम लोग ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि जो तांबा है
किस देश से आता था? तो यहाँ पे जो है राजस्थान और पश्चिमी एशिया और ओमान से यहाँ पे हम लोगों को तांबा मिलता था। ठीक है। और टिन का अगर आपात जो है आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से टिन को लाया जाता था। ठीक है। तो दो क्लियर हो गए हमारे, तांबा और टिन। तांबा कहाँ से? राजस्थान और ओमान से। और टिन जो हमारे आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। ठीक है। और सोने की अगर बात करें तो आधुनिक जो भारत कर्नाटक है, उत्तर ये दक्षिण भारत जो है वहाँ पे कर्नाटक राज्य है। और कर्नाटक राज्य में ही सोना जो है अत्यधिक मिलता था। तो यहाँ से सोना का ये निर्यात करते थे, आयात करते थे। और बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ठीक है, जो बहुमूल्य पत्थर थे जो विशेष रूप से किसी विशेष कार्य के लिए लाए जाते थे, ईरान तथा अफगानिस्तान से निर्यात करते थे। ठीक है। तो ये जो आप लोग नोट कर लीजिए, और ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो जो भी एनसीईआरटी बेस्ड परीक्षा होती है, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट या यूपी पीएससी भी यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो जो हमारा अभी नेक्स्ट चलते हैं, अब भोजन की बात करते हैं हम। 9वां पॉइंट हमारा भोजन की। जो हड़प्पाकालीन सभ्यता है, जो लोग हैं वहाँ के, तो वो लोग भोजन के लिए क्या करते थे, किस तरह की व्यवस्था करते थे, ये भी हम जानते हैं। 9वां का सब पॉइंट है 1 वाला, वे अनाज उगाते तथा जानवर पालते थे। ये भी हमने पिछले अध्याय में भी देख लिया है कि वो लोग पशुपालन उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो ये लोग भी पशुपालन करते थे। और हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है। और 9वां का तीसरा सा पॉइंट लिखिएगा, हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इससे पता चलता है कि वे हल का काम करते थे। तो इस तरह के जो खिलौना है, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं खिलौना, तो ये छोटो बच्चों के लिए, जैसे आप लोग देखते होंगे बचपन में आप लोगों ने भी कुछ ऐसे वस्तु बनाए होंगे मिट्टी के, जो कि मिट्टी हो या फिर लकड़ी से, ठीक है, जो कि हम लोग खेलने के लिए मिलते थे। उस समय भी लोगों ने इस तरह के बनाए, क्योंकि जो हल तरीका है, हल हल के जैसे दिखता है, तो इन्होंने सोचा है कि वहाँ पे भी लोग हल का प्रयोग करते थे। ठीक है। परंतु वो तो नहीं मिल पाए हैं किसी कारणवश जो भी होगा। तो ये चीज़ जो यहाँ उन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है, ये हल, इससे पता चलता है कि वो लोग वहाँ पे हल भी, जो खेती भी करते थे। ठीक है। 9वां का फोर्थ पॉइंट है, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। और 5वां सब पॉइंट इसका, वे बेर और फलों को इकट्ठा करके मछलियाँ पकड़ते और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है। इनका क्या था, एक मछलियों का भी काम करते थे और फलों को इकट्ठा करना और जानवरों का शिकार भी करते थे। तो इस तरह से वो अपना भोजन का जो है रोजगार करते थे। तो आप लोगों ने देख लिया, ये लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर और तिल इत्यादि का भी और सरसों इत्यादि का भी उगाते थे। ठीक है। और इन्होंने हल भी वहाँ पे जो खेती भी करते थे। ठीक है। मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं गुजरात की, 10 हमारा पॉइंट है, तो गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर, ठीक है, जो गुजरात है वहाँ पे कैसे, जो हड़प्पाकालीन जो नगर है, कौन कौन से नगर है हड़प्पाकालीन के अंदर, अंतर्गत कौन कौन से नगर आते हैं। तो धोलावीरा एक नाम है, जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये गुजरात का इलाका है, तो यहाँ पे ही धोलावीरा है। ठीक है। धोलावीरा, श्रीकोतका और लोथल जो है, ये सारे गुजरात में आते हैं। ठीक है। और ये कच्छ के इलाके में खदिर बेत किनारे बसा शहर है। ठीक है। एक इलाका है खदिर, ठीक है, वहाँ पे बसा है। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। ठीक है। ये कैसी सभ्यता है? हड़प्पाकालीन सभ्यता है, ये आप लोग याद रखना है। और 10 का दूसरा पॉइंट है, यह तीनों भागों में विभक्त था। अब आप लोगों ने देखा होगा, जो नॉर्मली जो भी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है या मोहनजोदड़ो है या फिर जो भी अन्य है, तो वो केवल 2 भागों में विभक्त थे। ठीक है, 2 भागों में मान सकते हैं, पूर्वी और इस तरह से कुछ कुछ भी। तो ये जो धोलावीरा जो है, यही एक ऐसी सभ्यता है जो कि 3 भागों में विभक्त की गई थी। 10 का 3 पॉइंट वाला है, इसको याद रखिएगा। मोस्ट धोलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त था। ठीक है।
10वां का तीसरा, इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी तथा अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। ये जो धोलावीरा है, तो यहाँ पे लोगों ने देखा तो क्या था, बड़े बड़े ऊंची ऊंची इमारतें थी और फिर यहाँ पे जो बड़े बड़े द्वार थे। ठीक है। अगला देखते हैं 10वां का फोर्थ सब पॉइंट। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। इस तरह से एक चार दिवाली हो गई और उसके बाद एक बीच में एक स्थान था जहाँ पे लोग जो सार्वजनिक कार्य होता है, जो धोलावीरा का जो सभ्यता थी, वहाँ पे जो सार्वजनिक कार्य होता था, मेला लगना या फिर किसी त्यौहार को मनाते थे, तो यहीं पे ये सारा कार्य किया जाता था। तो आप लोगों को नोट्स अच्छे लग रहे होंगे तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है। सब्सक्राइब भी करते रहना। और यहाँ पे 10वीं का पांचवा सब पॉइंट है। बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पर खुदे अभिलेख मिले हैं। और सामान्यतः आप लोग देखते हैं जो हड़प्पा कालीन जो हड़प्पा थी, हड़प्पा शहर में आप लोग पत्थरों पर क्या है चिन्ह मिलते थे, छोटी छोटी वस्तुओं पे लिखना इस तरह से। इसी तरह यहाँ पे धौलावीर में एक बड़ा सा पत्थर मिला है, अभिलेख। बड़ा सा पत्थर यानी अभिलेख कहते हैं, जिस पे लिखा गया उसे अभिलेख कहते हैं। ठीक है। ऐसा पत्थर। और जिस तरह के हम लोग मान सकते हैं हड़प्पा के लेख मोहर जैसे जो भी छोटी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, इसी तरह वहाँ पे भी धौलावीरा में भी पाए जाते थे। अब 11वां सब पॉइंट देखते हैं। 11वां लिखिए, नोट करके 11वां लिखना है आप लोगों ने। 10 तो हमारे पूरे हो चुके हैं, 11वां लिखना है। लोथल गुजरात की खंभात की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। ये भी जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के अंदर लोथल जो है ये भी गुजरात में स्थित है। और साबरमती की एक उपनदी के किनारे यह नगर बसा है। ठीक है। और 11वीं का सब पॉइंट 1 वाला है। यह पत्थरों, शंकों तथा धातुओं से बनाई गई चीज़ों पर एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पे विशेष रूप से क्या है, जो शंख है, छोटे छोटे शंख, वहाँ पे भी वो ये धातुओं से बनाए गए यहाँ पे चीज़ों पर प्रयोग करते थे। ठीक है। 11वां का 2 वाला सब पॉइंट है। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मोहरे और मुद्रांकन ये था। मोहरबंदी जैसे गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिलती थी। जैसे आप लोग जानते होंगे, अगर हम मिट्टी पर जो कि किसी चीज़ को अगर जैसे छापते हैं तो वो छप जाता है, तो इसी तरह से वहाँ पे भी एक गीली मिट्टी पर उस टाइम सूख गया, वो मिट्टी मिल गया और वो मोहर जैसी वहाँ पे प्रतीत होने लग गया। ठीक है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो इस तरह का जो एक ये है, यही बात यहाँ पे लिखी है कि जो गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप, तो कुछ मोहरें थी होगी जो इसमें छाप दी गई है। ठीक है। 11वीं का तीसरा सा पॉइंट है। लोथल में एक तालाब था, संभवतः वह लोथल का बंदरगाह रहा। ठीक है। अभी हो सकता है बगल में ही समुद्र है, तो उसके कारण आप लोगों को मैं दिखा दूंगा कि लोथल कहाँ पे, फिर आप लोगों के जो डाउट हैं वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये लोथल है। ठीक है। तो इधर पास ही में ही समुद्र है, अरब सागर है। तो यहाँ पे पानी सूखने के कारण यहाँ पे तालाब भी रह गया है। और तब संभवतः यहाँ पे जो समुद्री के माध्यम से जो रास्ते, जो नावें हैं वो रुकती थी, और यहाँ पे जो माल का जो उतार चढ़ाव होता था, जो भी माल है जो भी। ठीक है। और ये एक अभी वर्तमान में तालाब है। ठीक है। तो संभवतः यह रहा बंदरगाह रहा होगा। ठीक है। आगे चलते हैं 12वां सब पॉइंट। हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य। अब हड़प्पा सभ्यता किस तरह का था हमने देख लिया, कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण जो हड़प्पा कालीन की जो राज्य सभ्यता में आते हैं, जैसे धोलावीरा, लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर लेता हूँ कि जो ये जो राज्य हैं कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है। इस तरह से जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा।
तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो जो मोहनजोदड़ो है, ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। और धोलावीरा जो मोस्ट है, ठीक है, और कोटदा ये भी गुजरात में है। लोथल भी आपका गुजरात में है, ठीक है। और ये जो हड़प्पा है ये अभी पंजाब में है। और ये कालीबंगा और ये इस तरह के जो है कालीबंगा ये कि राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और सिंधु नदी से 20 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। और रावी नदी के पास में ही हड़प्पा है, ठीक है। इस तरह से आपके 4-5 जो डाउट है क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत पर। हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है, जो हड़प्पा सभ्यता का अंत है किस तरह से हुआ देखते हैं। तो आप लोग जानते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है वो 4700 वर्ष पूर्व हुआ है, 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो हमने पहले देख लिया कि 4700 मतलब 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो अब इसका अंत की बात आ रही है, तो इसका अंत जो है 12 का छप्पन लिखिए आप, लगभग 3900 वर्ष पहले यानी 3900 वर्ष पहले इस सभ्यता का अंत प्रारंभ हुआ, ठीक है। अब इस सभ्यता का जो अंत है वो किस तरह से जो क्यों अंत हुआ, ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। 12 का छप्पन 2 वाला है। कुछ विद्वानों का कहना है, जो इतिहासकार हैं उनका कहना है कि यहाँ की जो नदियाँ हैं, आप लोगों ने देखे जो मोहनजोदड़ो, आप लोगों ने जो मूवी देखी होगी, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखी कि बाढ़ आ रही थी, ठीक है। इसी कारण इस सड़क पे सब जब एकदम पूरे पानी में डूब गया, तो इस कारण से वहाँ पे सारा जो भी इलाका था वो नष्ट हो गया। तो जो कुछ आप सब पॉइंट लिखिए 12 का 2 वाला। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी और जंगलों का विनाश हो गया था, ठीक है। और यहाँ 12 का सब पॉइंट तीसरा वाला है। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह होना, यहाँ पे यारागाह नहीं है चारागाह, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया है। चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ भी आ गई होगी, ठीक है। ये अनुमान कर सकते हैं क्योंकि उस समय तो देखा नहीं किसी ने। जब खोज की ये क्यों समाप्त हुई, किस तरह से हुई है, तब इस तरह से सोच सकते हैं कि या फिर जंगल समाप्त हो गए होंगे, या फिर घास के मैदान समाप्त हो गए होंगे, या फिर कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, ठीक है। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। और 12 का 4th वाला सब पॉइंट लिखिए। आधुनिक पाकिस्तान की सिंध और पंजाब की बस्तियां उजग गई थी, ठीक है। और इसके बाद लगभग फिर से क्या होगा, जो हड़प्पा सभ्यता जो है समाप्त हो गई थी। फिर से नगरों का विकास हो गया था, कोई दक्षिण भारत में चले गए थे, जिसे बाद में नए नगरों का विकास हो गया। 1400 वर्ष पूर्व जो है फिर से नए नगरों का विकास हो गया था। और जो हड़प्पाकालीन सभ्यता थी उसका तो अंत हो चुका था, और फिर से ही इसका जो 1400 वर्ष बाद जो है जिन नगरों का विकास हुआ, नए नगर के, इनके बारे में हम नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे। क्योंकि इस अध्याय में केवल इतना ही बताया गया है कि जो इसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। और यहाँ पे जो है इतना बताया गया है कि 1400 साल पहले नए नगरों का विकास हुआ। हमारे जो हड़प्पा सभ्यता थी उससे क्वेश्चन हमारे जो भी बनेंगे हम आसानी से ही अब कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अन्यत्र की बात करते हैं। हाँ, हर अध्याय में अन्यत्र दिया रहता है, तो अन्यत्र की बात करते हैं। 500 साल पहले नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान था। तो जो नील नदी है जो अब मिस्र देश में है, ठीक है, तो वहाँ पे अधिकांश भाग जो था वो रेगिस्तानी था, ठीक है। हर अध्याय में अन्यत्र एक रिया दिया रहता है, जैसे कि हम लोग पिछले जो भी वीडियो है उसमें देखा है कि अन्यत्र के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे भी अन्यत्र में दिया गया था। तो इस
देश के शासक करने वाले जो भी शासक राजाओं थे उन्होंने क्या किया, सोना चांदी हाथी के दांत, ठीक है, यहाँ पे कोष्टक है, हाथी के दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात जैसे जो भी उनकी सेनाएं थी वो दूर तक भेजी थी। और क्योंकि लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान था तो रेगिस्तान में तो मिल नहीं पाता है, तो इसीलिए दूर दूर तक अपनी जो सेनाएं थी इनकी वो भेजते थे, ठीक है। यहाँ शासक बड़े बड़े मकबरे बनाए जाते हैं। यहाँ पे शासक क्या करते हैं, बड़े बड़े मकबरे जो होते हैं, जैसे मकबरे यानी जो पिरामिड होते हैं, तो पिरामिड आप लोग समझते होंगे। पिरामिड में यहाँ पे इमेज नहीं डाला आप लोगों के लिए, तो पिरामिड आप लोग समझते होंगे इस तरह के जो पिरामिड है। तो आप लोग अगर नोट्स बनाते हैं तो साथ साथ में आप लोगों को बुक भी साथ रखिएगा, क्योंकि उसके लिए आप लोगों को लाभ हो जाएगा, थोड़ा उसमें भी देख लेंगे। तो वैसे अगर नहीं भी देखते हैं फिर भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ, साथ में चित्र भी रख रहा हूँ, मानचित्र भी रख रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के जो भी डाउट में क्लियर होते रहे। तो इस तरह जो मकबरे होते हैं, ठीक है। और इनके काम क्या था कि जो पिरामिड में राजाओं के जो शव होते हैं, यहाँ पे शव इस तरह से लिखना है, शव जो होते हैं वो दफना जाता है, और शवों को मम्मी, ठीक है, इस तरह से नाम देते हैं उन्हें, मम्मी कहा जाता था। शवों के साथ खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं दफनाए जाते हैं, ठीक है। और हीरे जवाहरात भी दफनाए जाते थे। और ये लोग क्या करते थे, जब किसी शव को, किसी राजा महाराजा जो शव थे उनको अगर दफनाते थे तो उसमें हीरे जवाहरात जो भी खाने योग्य पदार्थ है, जो भी यदि मांस इत्यादि जो भी रखना है रख देते थे। और ये जब इन शवों में बहुत अधिक खर्चा करते थे, जैसे पिरामिड बनाना, तो आप लोग देखते होंगे, आप लोग देखेंगे कि इस तरह के जो पिरामिड है, ठीक है, बनाते थे और बहुत अधिक खर्चा करते हैं। अब जो है हमारा महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, जितने भी हमने अध्याय की अभी अध्ययन किया है, तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं उस समय तो हमने पढ़ लिया, हो सकता है याद नहीं रही होगी। तो यहाँ पे मैंने जो भी तिथियां हैं वो एकत्रित करके आप लोगों को दी है। तो मेहरगढ़ की जो भी जो कपास की खेती है 700 वर्ष पहले, तो मैं फिर से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, जो मेहरगढ़ है जो कि पाकिस्तान में है, तो यहाँ पे आप लोग किरथा की पहाड़ी और सुलेमान की पहाड़ी है, उसी के बीच में ये मेहरगढ़ है, ठीक है, समझ गए आप लोग। ये मेहरगढ़ उसी के बीच में है। नगरों का आरंभ, जो हड़प्पाकालीन जो नगर थे, सिंधुकालीन जो नगर थे, ये 4700 साल पहले हुआ था, यानी 4700 साल पहले हुआ था। तो हड़प्पा कालीन का जो अंत है, वो 3900 3900 साल पहले हुआ था। अन्य नगरों का विकास जो है 25 साल पहले हुआ था। अन्य नगरों का आप लोगों ने पहले अध्याय में देखा होगा, जो गंगा नदी के जो नगर थे उनका जो है जो विकास हुआ था वो 2500 साल पहले हुआ था, 2500 साल पहले हुआ था। और इसी में जो सिंधु नदी की जो सभ्यता थी उसमें 4700 साल पहले हमने पहले अध्याय में भी अध्ययन किया है, इसमें भी बताया गया है। तो आप लोगों को ये याद हो गए होंगे, ठीक है। दो यहाँ पे आप लोगों को पक्के याद हो गए होंगे, कौन सा, 4700 साल पहले वाला, क्योंकि कब सिंधु नदी के किनारे जो बसे शहर थे वो 4700 साल पहले इनका प्रारंभ हुआ था। और इनका अंत कब हुआ था, इनका अंत हुआ था 3900 साल पहले, यानी 3900 साल पहले। यह अधिकतर ये 8 साल तक ये इन्होंने यहाँ पे 8 साल तक यहाँ पे रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार जो गंगा नदी के किनारे जो शहर है वो 2500 साल पहले हुए थे। और जो और शहर की बात है जो 1400 साल पहले हुए थे उनके भी हम अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट जो भी चैप्टर आएगा हमारा उसमें करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। तो कैसे लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी आप लोगों को डाउट है तो डाउट आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो और जिनको भी कुछ समस्या है तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगे आप लोगों को, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मैं आप लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ये आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं ऑनलाइन DVS एजुकेशन में। तो आप लोगों को साथ चाहिए, और इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, गुड बाय।